दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड टॉपिक, इसका नाम है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, ग्लोब को ध्यान से देखने पर इसमें कुछ रेखाएं देखने को मिलती हैं। कुछ रेखाएं जो होती हैं वह हॉरिजॉन्टली होती हैं और कुछ रेखाएं जो होती हैं वह वर्टिकली होती हैं। तो जो रेखाएं ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रन करती हैं, उनको हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और जो रेखाएं नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रन करती हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो चलिए इन दोनों रेखाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रेखा है जो पहली रेखा है वह है लैटिट्यूड लाइन्स यानी कि अक्षांश रेखा। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये रेखाएं ग्लोब और मानचित्र पर खींची गई होती हैं। अर्थ के ऊपर इस प्रकार की कोई जो लाइन होती हैं वह एग्जिस्ट नहीं करती। ये केवल एक अर्थ के स्टडी के लिए इसको माना गया है। एक काल्पनिक रेखाएं हैं, रियल में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती हैं। इनकी जो संख्या होती है, मतलब अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है वो 181 होती है। तो अक्षांश रेखाएं कितने होते हैं, अक्षांश कितने होते हैं, वो होते हैं 181, जिसमें से दो रेखाएं बिंदु रूप में हैं। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं तो आप बताओगे 181, लेकिन अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइन कितने हैं तो आपको बताना होगा 179, क्योंकि 181 में से जो दो हैं वो क्या है, वो पॉइंट है, रेखा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। मतलब कि दो अक्षांश के बीच की अगर कोई दूरी पूछी तो वह कितना होता है, 111 किलोमीटर के लगभग होता है। और भूमध्य रेखा पर इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं इनकी लंबाई कम होती चली जाती है, और पोल पे तो जाकर बिल्कुल ही शून्य हो जाती है और बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी तो दो बिंदु बनते हैं, एक नॉर्थ पोल पर और एक साउथ पोल पर। ठीक है। कुछ प्रमुख रेखाएं हैं, इसमें से पहली है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्टिक सर्कल, और अंटार्कटिक वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। तो दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र से यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसको हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में तो इसको इक्वेटर ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या 0 डिग्री लाइन भी इसको हम कहते हैं। इसी के 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन खींची गई है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इससे 23.5 डिग्री साउथ में जो लाइन खींची गई है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दो और लाइनें हैं, एक है आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ में है। तो इन्हीं 5 रेखाओं को चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है विषुवत रेखा। तो चलिए इन रेखाओं को डिटेल में देखते हैं। पहली रेखा है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। तो ग्लोब या मानचित्र पर पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची गई होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ये जो रेखा होती है वह पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। और इस पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि पूरे साल यहाँ पर दिन और रात की जो लंबाई होती है वह बराबर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लाइन है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन खींची गई है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 21 जून के दिन इस लाइन पर जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल लंबवत बढ़ता है, यानी कि सूर्य की किरण जो होती है बिल्कुल डायरेक्ट बढ़ती है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर। इसलिए
जो 21 जून का दिन है वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसका उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, और उस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। नेक्स्ट लाइन है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो लाइन खींची गई है उसको हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और 22 दिसंबर के दिन जो सूर्य होता है इस लाइन पर लंबवत चमकता है। इसका मतलब 22 दिसंबर का दिन होता है वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होगी वहाँ पे। और सेम इसका उल्टा कहाँ होगा, आपकी उत्तरी गोलार्ध में होगा। नेक्स्ट लाइन है आर्टिक सर्कल। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन है उसको हम आर्टिक सर्कल कहते हैं। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, यानी कि सूर्य यहाँ पर लंबवत नहीं चमकता है। जिसकी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड वाली है, यानी कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है। और नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्कल। तो 66.5 डिग्री साउथ में जो लाइन है उसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सतही बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हम इसको सफ़ेद महाद्वीप भी। एक और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, इसको हम अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। एक्चुअली में ये एक एरिया होता है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर और साउथ हेमिस्फीयर में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। और यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है और यहाँ पे जो हवा की गति है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है, मतलब कि हवा बहुत स्लो बहती है यहाँ पे। इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा, यह भी काफ़ी रोचक है। तो प्राचीन समय में, पुराने समय में जब इस रूट से या इस एरिया से घोड़े से लदे हुए जहाज जाते थे तो हवा की गति काफ़ी कम होने की वजह से हवा जो नाव होती थी उनको जाने में कठिनाइयाँ होती थी, उनको चलने में कठिनाइयाँ होती थी। ठीक है, तो जहाज़ का वेट कम करने के लिए कुछ घोड़ों को उतार करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो इसके वजह से इस अक्षांश का नाम ही पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि अश्व अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के महत्व की बात करें तो किसी प्लेस के लोकेशन को पता करने में हम अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका यूज है वह है तापमान के निर्धारण में। किसी प्लेस का टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड है कि हॉट है कि मॉडरेट है, इसका पता करने के लिए हम अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये कुछ जोन दिए गए हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ तक के एरिया में जो है सन पूरे साल लंबवत चमकता है। मतलब कि टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य पूरे साल सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं। और यहाँ के जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के कहाँ तक, आर्कटिक सर्कल तक, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के कहाँ तक, अंटार्कटिक सर्कल तक, ये साउथ हेमिस्फीयर में है। दोनों ही जगह पर यहाँ पर जो सन रे है वह स्लाइटली जाती है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वह लंबवत न पड़ करके तिरछा जाता है। इसके वजह से ये जो पूरा एरिया है वह ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और नॉर्थ पोल पर और जो साउथ पोल पर सूर्य की किरण बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती है, इसलिए जो एरिया होता है पूरे साल ठंडा रह जाता है, कोल्ड रह जाता है, इसलिए हम इसको पोलर जोन भी कहते हैं या इसी को हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। तो तापमान के निर्धारण में किसका यूज ज़्यादा होता है, तो होता है लैटिट्यूड लाइन का। नेक्स्ट लाइन है आपका लॉन्गिट्यूड लाइन, मतलब कि देशांतर रेखा। नेक्स्ट लाइन है आपका लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ये रेखाएं लंबवत होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती। लैटिट्यूड लाइन आपस में समांतर होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन आपस में समांतर नहीं होती हैं, ये लंबवत होती हैं, ये ध्यान रखना। दो देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी होती है।
जैसे जैसे एक पोल की तरफ जाते हैं इनकी दूरी कम होती चली जाती है। अब पोल की तरफ जा कर के तो बिल्कुल ही दूरी जो होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि सभी रेखाएं एक ही पॉइंट पर जाकर पोल पर मिल जाती हैं, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। तो पोल पर अगर कोई पूछे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है तो जीरो होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो वो होती है आपका इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच क्यों कहते हैं? क्योंकि लंदन यूके में एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ से एक लाइन पास करती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। कुल देशांतरों की संख्या 360 है, यानी कुल कितने देशांतर हैं तो 360 देशांतर हैं। और पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसको अभी बस इतना ही समझिए, आगे कैसे होगा बताएंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय के निर्धारण में करते हैं, इसलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम डेट के निर्धारण में करते हैं, यानी कि तिथि के निर्धारण करते हैं, इसके लिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसको कहते हैं, वह है 0 डिग्री देशांतर को, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं तो वह है 180 डिग्री देशांतर को। ये है आपका 180 डिग्री देशांतर। और इससे अगर आप इससे ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपका एक दिन कम हो जाता है, लेकिन इसको क्रॉस करके आप इसके वेस्ट की तरफ आ रहे हो तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। 0 डिग्री देशांतर का जो समय होता है इसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं या ग्रीनविच टाइम कहते हैं। एक्चुअली में एक बेस टाइम होता है, इसी के अनुसार पूरे वर्ल्ड का जो टाइम होता है वह निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच से जो ईस्ट की तरफ जाने पर जो समय होता है वो आगे चलता है, और 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाने पर जो समय है वो पीछे चलता है। कितना आगे चलता है, कैसे चलता है, इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज 6 AM, अगर GMT पर सुबह के 6 बज रहे हैं, व्हाट इज द टाइम प्लेस लोकेटेड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो उससे 30 डिग्री पूर्व में जो जगह है वहाँ पर समय कितना होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो पृथ्वी है अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी एक सर्कल की तरह होती है, और सर्कल कितने डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि जो आपकी अर्थ है वह 1 आवर में कितना घूमेगी, तो 360 को 24 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है तो 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कि 1 आवर को हम क्या लिखते हैं 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगी, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, और हमको कितना डिग्री जाना है तो 30 डिग्री जाना है। तो हम क्या कर देंगे 30 × 4 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 120 मिनट, यानी कि 2 आवर। ये जो प्लेस है जिसके बारे में पूछा गया है वह ईस्ट में है। ईस्ट मतलब कि आपका टाइम क्या होगा आगे चलेगा। तो अगर सुबह के 6 बज रहे हैं वहाँ पर GMT पर, तो उससे 30 डिग्री ईस्ट में कितना बजेगा तो 8 AM होगा, यानी कि सुबह के 8 बज रहे होंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं इन रेखाओं के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं पास करती हैं, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है अफ्रीका की कांगो नदी
भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका की एक नदी है कांगो, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब है, जैसे ये इक्वेटर जा रही है तो एक बार नदी ऐसे गई और दोबारा घूम करके इस तरह चली आई, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, 2 बार कैंसिल कर दिया इसको। और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है माही नदी, भारत की है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भारत कहाँ पर है, कर्क रेखा पर ही है। इसके बारे में कभी डिटेल में जो वीडियो बनाएंगे कर्क रेखा के बारे में, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।